नमस्कार दोस्तों, मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम बात करेंगे सुधीर मदान जी से। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको आपातकाल के बारे में पता कैसे चला? मैं संघ के प्रथम वर्ष शिक्षण के लिए रोहतक गया हुआ था। जो 30 दिन का वर्ग लगता है, प्रथम वर्ष से कहते हैं, ओटीसी कहते थे। तो वहाँ लगभग वर्ग पूरा होने लग कि उसमें था, 3-4 दिन बचे थे। तो वहाँ हमें सूचना मिली कि भाई इस प्रकार से आपातकाल लग गया है, तो अभी हमें ये स्थान तुरंत छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ ये हमें आपातकाल की जानकारी मिली। तो जैसे आपको पता चला कि आपातकाल लग गया है और वहां से आपको जानकारी मिली, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? हम बाल्यकाल के संसेवक हैं संघ के, और बहुत ही ज्यादा इन विषयों के ऊपर जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आपातकाल भी ऐसा हो गया कि संघ के ऊपर बैन लग गया है और संघ अपनी कोई गतिविधियां नहीं चला सकता। तो ये थोड़ा सा था कि भाई, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो तब सारी थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त हुई कि भाई जो आपातकाल लगा है, हर प्रकार की संस्थाओं के ऊपर बैन लग गया है और कोई भी किसी प्रकार में सरकार से बिना पूछे देखो अपनी गतिविधि नहीं कर सकता। तो वो भी तब हुआ कि भाई जब हम वहां से वर्ग से आने के बाद, एक मैं और एक हमारे विमल जी कार्यकर्ता थे, उनका भी अभी देहांत हो गया। तो हम जैसे शाखा लगती थी सायम की, वैसे हम शाखा में जहां से ध्वज मिलता था 2-3 दिन हम तो भाई उस समय भी शाखा लगाते रहे। लेकिन तब हमारे अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार बैन लगा है, इस प्रकार अभी हम नहीं कर सकते। तो फिर वो शाखा में जाना आना तब बंद हुआ। तो जब ये आपातकाल लग गया तो उस समय समाज के मन में ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई थी कि अचानक से क्या हो गया? भय का तो बहुत जबरदस्त वातावरण था। खास तौर पे संघ के लोगों को तो कोई, चाहे वो समर्थक भी हो, तो उसके साथ भी खड़ा रहना पसंद नहीं करता था। मेरे पिताजी भी संसेवक थे और वहाँ दायित्ववान कार्यकर्ता थे, मंडल कार्यवाह थे, शायद मंडल कार्यवाह या कार्यवाह शाखा के थे। और भाई जब भी गली में पुलिस आती थी तो ऐसा लगता था कि भाई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है। और पिताजी 1-2 बार तो हमने भी देखा कि जैसे क्षेत्र था हमारा, तो एक जिस गली में जा रहे थे उससे दूसरे द्वार से हमारे पिताजी कई बार निकल जाते। इस प्रकार सारी स्थिति थी। जैसा कि आपने बताया कि बहुत भय का माहौल था, कहीं आना जाना बंद हो गया था, कहीं बैठते भी थे, खड़े भी होते थे, तो ऐसा लगता डर सा लगा रहता था। तो आप लोग जो अपनी बैठक होती थी सत्याग्रह की, वो कहाँ करते थे? वो जून, जब हम वहां से वर्क से आए थे, तो वर्क से आने के बाद जून में जब आए थे हम, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भाई हम सायम के कार्यकर्ता अन्य अन्य घरों में जैसे क्लब के रूप में हम कभी कैरम बोर्ड है, ताश है, चेस है, इस प्रकार की सारी चीजें जो एक साधारणतः संघ कार्यकर्ता के पास नहीं समझ होती, तो वो हम सब चीजें उसी दौरान हम सीखे। और कभी कभी सुबह फुटबॉल लेकर हम पार्क में जाते थे और सारे कार्यकर्ता वहीं इकट्ठे होते थे और गतिविधियां और प्रार्थना निरंतर हमारी चलती रही। जैसा मिलन था सायम के कार्यकर्ताओं का, पर लगातार विषय आपस में समन्वय का रहा। तो जब आप लोग जेल में गए और पता चला, तो परिवार वालों के लिए रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का कैसा स्वभाव? अब लगभग पिताजी हमारे स्वयंसेवक थे, तो थोड़ी सी उनको शायद जानकारी थी कि मुझे जानकारी नहीं थी कि उन्हें जानकारी है। तो मुझे आज भी लगता है कि शायद उन्हें थोड़ी सी भी जानकारी होगी। तो क्योंकि मैं स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में मुझे जो परिवार के कार्यकर्ताओं ने बस्ता बस्ता मेरे घर पहुंचा दिया, घड़ी वड़ी थी मेरे हाथ में, वो सारी घर भिजवा दी। तो वो कभी हम यहाँ से हम सत्याग्रह करने के लिए चलेंगे। एक भवानी भवन है नवाबगंज में, तो वहीं हम कार्यकर्ता सारे जो दोनों सत्याग्रह हुए, तो वहीं भवानी भवन अब तो शायद नहीं है, वो अपने कार्यकर्ता का ही वो मकान था, तो वहीं इकट्ठे होते थे, वहां खाना वाना खाया और उसके बाद हम लगभग 2 बजे पत्रक लेकर हम क्षेत्र में चारों दिशाओं में निकल गए कि भैया से 3-3, 4-4 संसेवक ये इन क्षेत्रों में बांटते हुए
और नियत समय पे यहाँ पर वो करेंगे, तो फिर वैसा ही। तो आज की सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि भाई हमने जिस तरीके की तकलीफें सही हैं, दुख सहे हैं, और उस वक्त हमें जो चीज नहीं मिल पाई है, तो आज की सरकार से आप क्या चाहते एक ऐसा काला इतिहास इस भारतवर्ष में है, उसमें जिन लोगों ने इस चीज के लिए कुछ ना कुछ किया, उनका कहीं ना कहीं ऐसा याद पत्र बनने चाहिए और उनको थोड़ा बहुत ऐसा सम्मान देना चाहिए जिससे उनको भी लगे कि उनके परिवार वालों को भी लगे कि भाई, और आने वाली पीढ़ियों को कुछ समझ मिलना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को तो वर्तमान में कल्पना भी नहीं है इमरजेंसी होती क्या। बिल्कुल। जो वर्तमान में हम भी देखते हैं, मैं भी अभी भी शाखा में जाता हूँ, रेगुलर शाखा में जाता हूँ, संघ से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में जो 1980 के बाद जन्म लिए लोग हैं, उन्हें तो कल्पना भी नहीं है कि इमरजेंसी नाम की चीज क्या होती है जी। तो इस प्रकार बताना पड़ेगा, और तब तक ये बात आगे कोई ऐसी सरकार ना आए कभी भी जो इस देश के ऊपर ऐसा अत्याचार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से उस आपातकाल के समय में किन किन कठिनाइयों का इन लोगों को सामना करना पड़ा और कितनी ही ज्यादा तकलीफ इन्होंने सही थी। तो इसी कड़ी में हम अब कई सारे लोगों के साथ बात करते रहेंगे और आपको इनकी आप बीती जो पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।